हेलो दोस्तों, क्या हाल समाचार। सभी लोगों को नमस्कार नमस्कार। लक्ष्य वाली आर्मी, गोरिल्ला आर्मी की कैसे हाल चाल हैं? क्या हम लोग दिखाई दे रहे हैं सभी लोगों को? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल समाचार गोरिल्ला आर्मी? गोरिल्ला आर्मी की जय हो। फाइनली आज मुलाकात हो ही गई लाइव में। हाँ यार, मैं लाइव आ जाता हूँ, देखो ऐसे मत क्या करूँ, मैं लाइव भी आ जाता हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं। एक रिकॉर्डेड एक लाइव ठीक है, इतना चलता रहता है, क्या दिक्कत आ रही है ना। एक रिकॉर्डेड एक लाइव, एक रिकॉर्डेड एक लाइव, ऐसा चलता रहता है। और भैया, और बताओ पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? आज हम एक चैप्टर चालू करने वाले हैं, पुष्पी पादपों का शरीर। ठीक है, इसके बाद अपन मॉर्फोलॉजी करेंगे। पहले अपन एनाटॉमी क्लियर करेंगे, उसके बाद अपन मॉर्फोलॉजी करने वाले हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। और माइट भी मॉर्फोलॉजी का जो लेक्चर आएगा वो माइट भी रिकॉर्डेड आएगा, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देने वाला हूं आपका मॉर्फोलॉजी का। ठीक है, तो वो लेक्चर रिकॉर्डेड आएगा। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आई मिस यू सो मच दोस्तों। कैसे हैं आप सारे, पहले तो ये बताओ। और बहुत सारा दिल से शुक्रिया। पहली बात, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो मेरे ख्याल से लगभग सारे के सारे लोग आगे चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ये बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? रिवीजन सब कुछ हो गया बहुत ही मजे तरीके से। मैंने बोला था 11वीं क्लास के भी नोट्स करवा दूंगा, और आज मैं इनफैक्ट 11वीं क्लास के हैंड रिटन वाले नोट्स ही लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा था अर्शी सर एनसीईआरटी वाले नोट्स तो मत लेके आओ, वो तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में भी हैं, तो इसलिए हैंड रिटन नोट्स ले लेंगे। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लगभग सारे के सारे लोग आ चुके हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 11वीं का रिवीजन ही चल रहा है बेटा, ये 11वीं ही चल रही है ना, 11वीं का रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, चले भाई। हाँ, आप लोगों के हालचाल पूछ रहा हूँ भैया, कैसे हैं आप लोगों के हालचाल? हाँ बेटा, नोट्स भी बना सकते हो, बट लेक्चर के बाद अगर आप चाहो, खाली टाइम है थोड़ा बहुत, तो नोट्स बना लो। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैप्टर मोर देन कंप्लीट है। ठीक है, बट एक तरह से वन शॉट ही दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चले पक्का। वो पूछ रहा है 11वीं का रिवीजन नहीं करवाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं, ऐसे नए साल में ही भांग पी के बैठते हैं। नए साल यूं कह रहे हैं 11वीं का रिवीजन नहीं करवाएंगे। कौन सा चल रहा है? 11 चल रही है, 12 चल रहा है? क्या कहूं मैं इनको, है ये अलग ही होते हैं, अलग ही महानुभाव हैं, पता नहीं कहां से आते हैं। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, अलग ही होते हैं। ये यूं कहते हैं कि 11वीं का रिवीजन कब करवाओगे? अबे 11वीं ही है ये 11वीं के चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, 11वीं का ही चैप्टर है। इसके बाद मॉर्फोलॉजी करवाऊंगा, अभी शारीर करवा रहा हूं, फिर आकारी की करवाऊंगा। ठीक है, वो लेक्चर माइट भी रिकॉर्डेड आएगा, ये वाली बात याद रखना। चले जरा आगे, सारे लोग तैयार हैं? आ जाओ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुष्पी पादपों के शरीर के बारे में। शरीर का मतलब होता है आखिर वो कोई चीजें बाहर से कैसी दिखती है, वो होती है आकार की। एक चीज होती है कोई चीज अंदर से कैसे दिखती है, वो होती है शरीर। इसके अंदर जनरली हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक है, पुष्पी पादपों के शरीर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग कई सारी बातें पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पत्ती पढ़ेंगे, फिर हम जड़ पढ़ेंगे, फिर हम तना पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऊतक तंत्र पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने सबसे पहले ऊतक तंत्र दिया है, फिर जड़ तना पत्ती दी है, मगर अपन इसको उल्टे से करेंगे, क्योंकि उसके थ्रू हमारे सारे के सारे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, जिन बच्चों के पास ऑलरेडी नोट्स वोट्स सब कुछ प्रेजेंट है, उनको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो अब आगे चल सकते हैं सीधा ही, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास नोट्स नहीं है वो चाहो तो बना सकते हो। देखो बेटा, हम लोग पुष्पी पादपों के शरीर के बारे में बात करते हैं। शरीर का मतलब क्या होता है? शरीर का मतलब होता है किसी चीज को जब आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हो तो आप उसे शरीर की श्रेणी में डालते हो। क्योंकि बेटा, नग्न आंखों से तो केवल आप भारी लक्षण देख सकते हो, मगर आपको किसी चीज के आंतरिक लक्षण देखने हैं तो फिर आपको शरीर के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हम पुष्पी पादप की बात करने वाले हैं, यानी कि हम बात करने वाले हैं आवर्त बीजी पादप की, जिसके अंदर हमने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों चीजें पढ़ी है। तो जब हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब हम शरीर के बारे में बात करते हैं, और वो भी कौन से पादप हो गए? पुष्पी पादप। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो होती है कोशिका। बेटा, कोशिका मिलकर बनाते हैं ऊतक, ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण करते हैं। अगर पादप की बात करो तो पादप भी बहुकोशिकीय होता है, पादप एक कोशिकीय नहीं है। नॉर्मल अगर आप पादप की बात करो बिना किसी अपवाद के, तो सारे के सारे जो पादप होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सार है जो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया।
अगली चीज दोस्तों, यहां पे हमने क्या पढ़ना है, यहां पे हमने पढ़ना है पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ा था ऊतक के नाम से, वहां पे भी एक सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छे से थे। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो दोस्तों, दो तरीके होते हैं रिवीजन करवाने के। एक तरीका रिवीजन करवाने का ऐसा होता है जिसके अंदर मैं आपको रटाऊं, मगर एक तरीका रिवीजन करवाने का ऐसा होता है जिसके अंदर मैं आपको समझा दूं। मैं हमेशा बोलता हूं लेक्चर की क्वालिटी के ऊपर मैटर किया करो, ना कि क्वांटिटी पे। मैं कोई भी चीज 10 लेक्चर में आपको करवाऊं मगर समझ में नहीं आए तो ऐसे लेक्चर का कोई मतलब नहीं है। लेक्चर का हमेशा मतलब तब होता है जब लेक्चर की क्वालिटी बहुत प्यारी हो। तो इसलिए बस आपको कुछ नहीं करना, कॉपी पेन को बिल्कुल साइड में रख देना है, बस आंखों से कान को और दिमाग को बस मेरे साथ रखना है, मुंह से जब मैं बोलूं तभी बोलना है, ठीक है। मतलब देखो, कॉन्सेप्ट बनाने वाली बात है। अगर सच में टाइम पास करने के लिए आए हो तो बात अलग है, मगर सच में चाहते हो कि अर्षित सर नहीं, हमारे तो कॉन्सेप्ट आप बनवा दो एक बार, क्योंकि आपने बोला था कि कॉन्सेप्ट एक बार ऐसे तैयार करवा दूंगा कि कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा कॉन्सेप्ट में, विश्वास करना, 1% भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। मगर दोस्त मेरे साथ लगना तो पड़ेगा, थोड़ा सा लगना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से। देखो बेटा, पादप के अंदर दो प्रकार के ऊतक होते हैं। एक ऐसे ऊतक होते हैं जो विभाजन करने का काम करते हैं, उसे हम विभज्य ऊतक कहते हैं, और एक ऐसे ऊतक होते हैं जो विभाजन नहीं करते, उसे हम स्थायी ऊतक कहते हैं। तो दो प्रकार के ऊतक आपको पादप के अंदर देखने को मिलेंगे। जो विभज्य ऊतक होंगे उसे हम मेरिस्टेम कहते हैं, विभाजन करने का काम करेंगे। जो विभाजन नहीं करेंगे उसे हम स्थायी ऊतक कहते हैं। विभज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, मतलब नॉर्मली। पहला होता है शीर्षस्थ, एक होता है मध्यस्थ, एक होता है पार्श्व। शीर्षस्थ होते हैं जो पादप के हमेशा शीर्ष पे पाए जाते हैं, वो होते हैं शीर्षस्थ। जो पादप के दो, जहां से पादप की शाखाएं निकलती है उनके बीच में पाए जाते हैं, वो होते हैं मध्यस्थ। और जो पादप को मोटाई में वृद्धि करते हैं वो होते हैं पार्श्व। आपने देखा होगा पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, वो सारे पेड़ नीचे से बहुत मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पादप को खड़ा रखना जरूरी होता है। तो याद रखिएगा, पादप के अंदर लगभग सारी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। पादप के अंदर जो कोशिका विभाजन करती है उसे हम विभज्योतक कहते हैं। तो विभज्योतक 3 प्रकार के हो गए। पादप के अंदर जो तने का शीर्ष है वो भी शीर्षस्थ है, जो जड़ का शीर्ष है वो भी शीर्षस्थ है, ये हो गया मध्यस्थ। और जो पादप को मोटाई में वृद्धि करे वो होता है पार्श्व विभज्योतक। 3 प्रकार के होते हैं। जो जटिल स्थायी होता है दोस्तों, स्थायी ऊतक में भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। अगर सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की है तो सरल स्थायी, सारी कोशिका अलग अलग प्रकार की है तो जटिल स्थायी। सरल स्थायी 3 प्रकार की होती है, मृदु ऊतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ ऊतक। ये तीनों इस चैप्टर के अंदर कई बार आने वाले हैं। याद रखना, मृदु ऊतक जीवित होती है, स्थूल कोणोत्तक जीवित होती है, दृढ़ ऊतक मृत होती है। मृदु ऊतक को बोलते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बट इसके काम क्या होते हैं? अगर आपको पादप के अंदर किसी भी चीज को स्टोर करना है, संग्रह करना है, तो मृदु ऊतक, पेरेन्काइमा। पी फॉर पेरेन्काइमा, पी फॉर पैकेजिंग। याद आ गया? बहुत बढ़िया। अगर पादप कभी भी लचीलापन देता है, आपने देखा होगा पेड़ पौधों के अंदर कई बार जब तना होता है उसको आप हाथ से ऐसे घुमा लेते हो, जब पेड़ बहुत छोटा होता है तो क्योंकि उसमें लचीलापन ज्यादा होता है, तो वो होता है किसकी वजह से? स्थूल कोणोत्तक की वजह से। और पादप में जो कठोर अंग होता है वो सारा होता है दृढ़ोत्तक की वजह से। आपने अगर देखा होगा बादाम के जो बाहर की तरफ कवर पाया जाता है वो दृढ़ोत्तक होता है। आपने नारियल के बाहर की तरफ जो बहुत ठोस भाग पाया जाता है वो भी दृढ़ोत्तक होता है। अगली चीज होती है जटिल स्थायी। जटिल स्थायी बेटा 2 प्रकार की होती है, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों संवहन ऊतक होते हैं। पादप के अंदर जल का परिवहन करता है जाइलम, और पादप के अंदर भोजन का और खनिज लवण का परिवहन करता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लोएम। वैसे खनिज लवण का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा भी हो सकता है। जाइलम के 4 भाग होते हैं, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। फ्लोएम के 4 भाग होते हैं, चालिनलिका, सहकोशिका, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम रेशे। इंग्लिश में ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। मैंने आपसे हमेशा बोला था मैं आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो हमेशा बताता रहूंगा, लिखा नहीं वो एक बात सही है, मगर दिमाग के अंदर तो मेरे ख्याल से आपने बैठा लिए होंगे। हर्षित सर क्या बात है, मान गए हैं। आ जाओ अगली चीज बेटा, पहली चीज होती है पत्ती का डायग्राम। ये बहुत ही आसानी से आप पत्ती का डायग्राम देख सकते हो कि लीफ क्या होती है। लीफ जो होती है वो ऐसे होती है। मैं 2 प्रकार की लीफ के बारे में बात कर रहा हूं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले जिस लीफ के बारे में, वो है घास की लीफ। ऐसा होता है घास की लीफ। तो ये जो घास की जो पत्ती होती है ना, इसके अंदर समानांतर ऐसे यहाँ पे शिराएं पाए जाते हैं। आप जाके घास की पत्ती को आसानी से देख सकते हो, आपको ऐसी मिलेगी। तो ये होती है एक बीजपत्री। तो घास जो होता है वो एक बीजपत्री का उदाहरण होता है, क्योंकि उसमें बीजपत्र की संख्या 1 होती है। अगर घास की इसी संरचना को आप लोग देखते हो किसके अंदर, सूक्ष्मदर्शी के अंदर, तो वो ऐसे दिखाई देती है। घास में ऊपर की परत और नीचे की परत को बोलते हैं ऊपरी अधिचर्म और निचले अधिचर्म। ऊपरी अधिचर्म और निचले अधिचर्म। ऊपरी अधिचर्म के बीच में यहाँ पे रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र के बीच में द्वार कोशिका पाई जाती है, द्वार कोशिका पाई जाती है, बीच में रंध्र पाए जाते हैं। सही है। याद रखना, घास की कोशिका जो कि एक बीजपत्री होती है,
इसमें ऊपर की तरफ एक स्पेशल कोशिका पाई जाती है जिसे हम बुलीफॉर्म की कोशिका कहते हैं। बुलीफॉर्म कोशिका का काम क्या होता है? इसका काम यह होता है कि ये वाली जो कोशिकाएं होती है ये पत्ती को या तो ऐसे सिकुड़ सकती है या फिर ऐसे सीधी कर सकती है। ठीक है, या तो पत्ती को सिकुड़ भी सकती है, अगर मान लो ये खाली होगी तो पत्तियां सिकुड़ जाएगी, अगर ये फूल जाएगी तो पत्तियां ऐसे हो जाएगी सीधी। ठीक है, रंगहीन होती है, लगभग देखा जाए तो इसके अंदर जल वगैरह कुछ ना कुछ भरा हुआ रहता है। ऊपरी अधिचर्म और निचले अधिचर्म पे क्यूटिकल यानी कि मोम के समान जो परत होती है वो समान होती है। जैसी ऊपरी अधिचर्म पे वैसे निचले अधिचर्म पे होती है। ऊपरी अधिचर्म और निचले अधिचर्म पे रंध्रों की संख्या से भी समान होती है। और याद रखना, यहाँ पे जो रंध्र होते हैं ना वो होते हैं डंबल के आकार के। आपने पढ़ा भी होगा, डंबल के आकार के रंध्र पाए जाते हैं एक बीजपत्री में, जबकि द्विबीजपत्री में किडनी या सेम की फली के आकार के पाए जाते हैं। क्लियर है? ऊपरी और निचले अधिचर्म के बीच में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है जिसे हम मीजोफिल की कोशिका या पर्ण मध्योतक की कोशिका कहते हैं। ये मृदु ऊतक से बनी हुई होती है। बोलो बात सही है? ये पत्ती, ऊपरी अधिचर्म, निचले अधिचर्म, पर्ण मध्योतक की कोशिका। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम के नीचे कुछ कोशिका पाई जाती है जो कि मृदु ऊतक और स्थूल कोणोत्तक से बनी होती है। तुम्हारी एनसीईआरटी ने तो इन दोनों के नाम भी नहीं दिए, कोई बात नहीं, मगर तुम लिख लेना। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम के पार की तरफ कुछ बहुत सारी कोशिका पाई जाती है जिसे हम पूलाछद कोशिका कहते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम को बाहर से घेर के रखती है। बोलो क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर है क्या? मतलब देखो, मैं लिटरली बोल रहा हूं, ये दोनों अगर एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो दोनों के अंतर भी आप अपने आप ही क्लियर कर लोगे, आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं आएगी। आप कहोगे अर्षित सर ये तो हो गया। सही है दोस्तों, जब ये हमने एक पत्ती पढ़ ली तो हमने दूसरी पत्ती भी पढ़नी है, जो एग्जैक्टली कौन सी है? द्विबीजपत्री पत्ती, यानी कि जैसे बरगद की पत्ती है, पीपल की पत्ती, नीम की पत्ती, ये सारी द्विबीजपत्री होती है। बरगद, पीपल, नीम वगैरह सबकी द्विबीजपत्री होती है। अब द्विबीजपत्री पत्ती आपने देखी भी होगी, आपने देखा है द्विबीजपत्री। मतलब देखो, ये वाली कुछ बातें ऐसी है कि अगर आप अभी बाहर जाओगे ना, और अगर आप जा सकते हो और बाहर जाने के बाद घास की पत्ती देख लेते हो और पीपल की पत्ती देख लेते हो, दिन में थोड़ा सा चले जाना, तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा अच्छे से कि घास की पत्ती और पीपल की पत्ती में क्या अंतर है। मैं ये दोनों एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखना आसानी से आसान हो जाता है। बाकी एनसीईआरटी तो कहती है सूरजमुखी देख लो। अब बेटा सूरजमुखी का पेड़ तो पता नहीं पौधा मिले नहीं मिले तुम्हारे पास, मगर ये बात तो कंफर्म है पीपल, नीम, बरगद ये तो आसानी से मिलेगा, घास ये तो आसानी से मिलेगी, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो बेटा एग्जाम्पल तो वही होने चाहिए जिनको ढूंढना नहीं पड़े, एग्जाम्पल वो होने चाहिए जिनको आप आसानी से उपलब्ध करा सको। यहां पर देखो, अब ये वाला डायग्राम अगर आपके दिमाग में है, बिल्कुल दिमाग में रखो ये वाला डायग्राम। मैं लिटरली बोल रहा हूं, आप लोग मेरे से बोलने वाले हो अर्षित सर क्या बात है, क्या रिवीजन करवा दिया आपने जबरदस्त तरीके से। ये डायग्राम दिमाग में रखो। इस डायग्राम में आपने ऊपरी अधिचर्म पढ़ी, निचले अधिचर्म पढ़ी, रंध्रों की संख्या दोनों तरफ समान है, ऊपर और नीचे क्यूटिकल की जो मात्रा है वो समान है। ऊपर कुछ फूली हुई कोशिका होती है जो बुलीफॉर्म कोशिका होती है, जो पत्तियों को सिकुड़ने में और फैलने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पे बहुत सारी कोशिका जो मीजोफिल की कोशिका होती है, और लगभग सारी बात यही है। जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, उसके चारों तरफ पूलाछद कोशिका पाई जाती है। यही सेम टू सेम डायग्राम जरा देखो अब इसके अंदर, द्विबीजपत्री का डायग्राम। सबसे पहले ऊपर क्यूटिकल का मोटा स्तर होता है, नीचे क्यूटिकल का पतला स्तर होता है। ऊपर देखो कोई बुलीफॉर्म कोशिका नहीं है, ऊपर रंध्र या तो कम होंगे या अनुपस्थित होंगे, नीचे रंध्रों की संख्या ज्यादा होगी। वाह सर, आप तो डायग्राम देख के कुछ, मैं बोल रहा हूं ना, मैंने लिटरली बोल रहा हूं, मैंने डायग्राम से ही थ्योरी निपटा दी है। अब यहां पे क्या होता है, पीछे की तरफ देखो तो सारी कोशिका केवल पर्ण मध्योतक की कोशिका यानी कि मीजोफिल की कोशिका थी, मगर द्विबीजपत्री में मीजोफिल की कोशिका दो प्रकार की हो जाती है। ऊपर की तरफ जो कोशिका होती है इसे हम बोलते हैं खंभीय मीजोफिल, और नीचे की तरफ जो कोशिका होती है ये होती है स्पॉन्जी मीजोफिल या स्पंजी मीजोफिल। स्पंजी मीजोफिल के बीच में जगह पाई जाती है जहां पे वायु पाई जाती है, इसे हम वायु गुहिका भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वही है, जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ पूलाछद की कोशिका, और ये जो ऊपर की तरफ कोशिका जो दिख रही है ये सारी की सारी दृढ़ उत्तक की होगी, जबकि एक बीजपत्री में मृदु उत्तक और स्थूल कोणोत्तक के थे। मैं बोल रहा हूं, मैं डायग्राम के अलावा दोस्त कुछ बोल ही नहीं रहा। आई एम जस्ट ओनली एक्सप्लेनिंग अबाउट द डायग्राम। मैं केवल डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस डायग्राम एक्सप्लेन किया, सारा काम तुम्हारा हो ही जाएगा। बोलो पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे खंभीय जो कोशिका होती है, स्पंजी कोशिका होती है, जो दोनों जीवित होती है और पर्ण मध्योतक से बनी होती है। अब नीट के अंदर कैसा क्वेश्चन आ सकता है? नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, मान लो आपसे पूछ ले जाए खंभीय और स्पंजी किसमें पाई जाती है? द्विबीजपत्री में। नीट में क्वेश्चन पाया जाएगा ऊपर की तरफ रंध्र किसमें अनुपस्थित होंगे? द्विबीजपत्री में। बुलीफॉर्म कोशिका किसमें उपस्थित होगी? एक बीजपत्री में। बुलीफॉर्म कोशिका का काम क्या होता है? पत्ती को सिकुड़ना और पत्ती को ऐसे करके एक्सपेंड कर देना, क्योंकि पत्ती अगर सिकुड़ जाएगी, देखो ये वाली पत्ती जहां पे दोनों तरफ रंध्रों की संख्या समान है, दोनों तरफ रंध्रों की संख्या समान है, कहा गया डायग्राम, कहा गया भाई, दोनों तरफ रंध्रों की संख्या समान है। अगर ये सिकुड़ जाएगी तो बेटा एक तरफ के रंध्र बंद हो जाएंगे, और एक तरफ के रंध्र बंद होंगे तो वाष्पोसर्जन, जो पानी का लॉस है वो भी कम हो जाएगा। डन है यहां तक बात?
कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? 100% क्लियर है, कोई दिक्कत? और यही मैंने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के हमेशा और हमेशा मैं ये चीज लिखवा देता हूं। एक बार जरा सारे के सारे पॉइंट पढ़ के देखो क्या सारे पॉइंट क्लियर है क्या? एक बीजपत्री में जो द्वार कोशिका होती है वो कैसी होती है? एक बीजपत्री में डंबल के समान, जबकि द्विबीजपत्री में सेम की फली किडनी के समान। एक बीजपत्री में क्यूटिकल ऊपर नीचे बराबर, द्विबीजपत्री में ऊपर ज्यादा नीचे कम। एक बीजपत्री में रंध्र दोनों तरफ बराबर, द्विबीजपत्री में ऊपर कम नीचे बहुत ज्यादा। एक बीजपत्री में जो डंबल कोशिका वो तो पता ही है, ठीक है, वो सारी चीज तो आपने पढ़ ली। बुलिफॉर्म कोशिका केवल एक बीजपत्री में पाई जाएगी, वो भी ऊपर, जबकि द्विबीजपत्री बुलिफॉर्म कोशिका अनुपस्थित होती है। सारे के सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने। मैं बोल रहा था ना डायग्राम, मैं लिटरली बोल रहा हूं, थ्योरी उठा लेना, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही नहीं सर, सच में उठा लेना थ्योरी। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था बस थोड़ा सा मुझे एक बार दे देना रिवीजन के लिए टाइम, ऐसा आऊंगा और ऐसा करवा दूंगा, मजा आ जाएगा। जब इतना काम आपका कंप्लीट हो गया तो दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं द्विबीजपत्री जड़ की। और मेरी दोस्तों एक आदत आपको पता ही है, मैं डायग्राम के अंदर ही लगभग सारी थ्योरी लिख देता हूं, जैसा कि आप लोगों को भी लिखवाया गया है कि मैं डायग्राम में ही आप लोगों को थ्योरी लिख देता हूं। यहाँ पे द्विबीजपत्री जड़ है, यानी कि सूरजमुखी की जड़ मान लो, द्विबीजपत्री जड़ वही है। एक बीजपत्री में घास की जड़ मान लो। द्विबीजपत्री जड़ में अगर ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट देखते रहना, और ये जब आपके पास पीडीएफ आएगी तो जिन बच्चों ने नहीं भी बनाया है डायग्राम का भी, वो बच्चे भी आसानी से देख सकते हैं। द्विबीजपत्री में सबसे पहले क्या होता है, बाहर की तरफ ऊपरी अधिचर्म होती है, ये सबसे भारी परत होती है, एकल परत होती है, सुरक्षा देती है, और इस पे मूलरोम पाए जाते हैं। क्यूटिकल नहीं पाया जाएगा, अंतर कोशिकीय अवकाश भी इसके अंदर एब्सेंट होंगे। तो ये लगभग बाहर की जो परत पाई जाती है इसे हम बोलते हैं भारी अधिचर्म। तो भारी अधिचर्म मतलब ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ अधिचर्म है, ठीक है। ये टीएस नहीं एलएस काटा हुआ है। एक तो पत्ती को काटते हैं ऐसे, तने को काटते हैं ऐसे, जड़ को काटते हैं ऐसे, इसमें ऐसे काटा है, तो ऐसे काटा है ना, तो आपको ऐसे दिख रही है। जैसे मान लो ये पत्ती थी, इसमें ऐसे काटा तो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया ऊपरी अधिचर्म। ऊपरी अधिचर्म जो होती है इसके ऊपर मूलरोम पाए जाते हैं। जो मूलरोम होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, नीट में आने लायक क्वेश्चन, और जल का अवशोषण और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। साथ साथ ये भारी अधिचर्म के ऊपर होते हैं, यानी कि ऊपरी अधिचर्म के ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, ये सही बात है। अंदर की तरफ बहुत सारी कोशिका पाई जाती है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं वलकुट की कोशिका। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वलकुट की कोशिका। वलकुट की कोशिका में बीच में स्थान उपस्थित होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंतरकोशिकीय स्थान प्रेजेंट होते हैं। वलकुट की कोशिका ऊपरी अधिचर्म के नीचे होती है। वलकुट की कोशिका बहुत सारे स्तर की होती है। वलकुट की कोशिका पेरेन्काइमा यानी कि दृढ़ोत्तक से बनी होती है। मैं लिटरली आपसे बोल रहा हूं, एनसीईआरटी उठाना, एनसीईआरटी ने जो आपको थ्योरी में पॉइंट लिख रखे हैं ना, अपन ने सब डायग्राम में ठोक दिए सारे पॉइंट। क्लियर है। अगली चीज, वलकुट के बाद जो वलकुट की सबसे अंदर वाली जो सतह होती है वो ये जो पिंक कलर से बना रखी है, ये बना रखी है, और इसी सतह को हम एक नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ इस सतह को? यस, इस सतह को बोलते हैं अंतःचर्म या अंतःचम, अंतःचम। ये रहा वलकुट के सबसे नीचे का स्तर है, एक परत की संरचना है। इसके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते, बिल्कुल। और ये बैरल के आकार की होती है। तो बैरल के आकार की आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर कुछ और है, हिंदी के अंदर, मगर वैसे बैरल आप याद रख सकते हो, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगली चीज, जो अंदर की अंतःचर्म होती है, इसके ऊपर कुछ ऐसी भी परत पाई जाती है जो जल के लिए अपारगम्य होती है, जिसमें से पानी नहीं जा पाए, जिसे हम कैस्पेरिन पट्टिका बोलते हैं। जो कैस्पेरिन पट्टिका होती है ये म्यूसिल सुबेरिन से बनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कैस्पेरिन पट्टिका पाई जाती है अंतःचर्म पे। देखो हरे हरे रंग की एक परत दिख रही है, ये अंतःचर्म पे होती है, और ये क्या करती है, जल को अंदर नहीं जाने देती। मगर कुछ ऐसी कोशिका भी आपको यहाँ पे दिखेगी, कुछ ऐसी कोशिका आपको यहाँ पे दिखेगी जिसके अंदर नहीं पाई जाती कैस्पेरिन पट्टिका, जिसे हम मार्ग कोशिका कहते हैं, जिसे हम मार्ग कोशिका कहते हैं। इनमें कैस्पेरिन पट्टिका जो होती है वो अनुपस्थित होती है, अतः जल यहां से अंदर जा सकता है। क्योंकि बेटा देखो पानी तो यहां से आएगा, पानी आने के बाद ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये थोड़ी पानी कहीं से भी अंदर घुस जाएगा, नहीं ना। पानी जाएगा केवल उस जगह के पीछे से जहां पे पानी जाने की जगह हो, और पानी जाने की जगह कौन सी कोशिकाओं में? मार्ग कोशिका। तो अंतःचर्म की ऐसी कोशिका जिन कोशिकाओं के ऊपर कैस्पेरिन पट्टिका नहीं पाई जाती है, उन कोशिकाओं को मार्ग कोशिका कहते हैं, सही है। अंतःचर्म के अंदर की तरफ एक येलो कलर का आवरण आपको दिख रहा है, ये येलो कलर की जो आपको दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं परिरंभ। वैसे लिखा तो होगा कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं, नहीं लिखा क्या? अच्छी सर लिखा तो होना चाहिए। कैस्पेरिन पट्टिका वलकुट मुझे दिख नहीं रहा येलो कलर का, तो येलो कलर से जो दिख रहा है ना, इसे हम परिरंभ कहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अंदर की तरफ ये है जाइलम, ये है जाइलम, ये है जाइलम, ये है जाइलम, और जो किनारे पे बैठे हुए हैं ये है फ्लोएम। बोलो बात सही है। और यहाँ पे जितनी भी कोशिकाएं जो फैली हुई है ना, इसे हम कंजक्टिव ऊतक कहते हैं।
कंजक्टिव ऊतक। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोशिकाएं फंसी हुई रहती है जो कि मृदु ऊतक से बनी होती है। बीच में जो आपको ये जगह दिख रही है इसे हम पित्त बोलते हैं, जो कम विकसित होती है और मृदु ऊतक से बनी हुई है। ये डायग्राम एग्जैक्टली द्विबीजपत्री जड़ का। आप अगर एक डायग्राम याद करते हैं तो विश्वास करिएगा दूसरे डायग्राम को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस डायग्राम से ही दूसरा डायग्राम क्लियर होने वाला है। मैं साइड में हो जाता हूं, अपने दिमाग को एज इट इज टकटकी लगा के देखते रहना। टकटकी का मतलब जानते हो ना, यूं मुंह बंद करो, हाँ, और यूं देखना है आराम से, अच्छा ओके, ऐसा बिल्कुल टकटकी लगा के देखते रहना बेटा, है ना। मैं साइड में हो रहा हूं, जरा बता देना मेरा पॉइंट क्लियर है क्या। मैं वापस से बोल रहा हूं, जरा देखो। मैंने आज आपको जो सामने डायग्राम बनाया है वो है द्विबीजपत्री जड़ का। द्विबीजपत्री जड़ में सबसे बाहर एक परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कौन सी परत, अधिचर्म। जो अधिचर्म की परत होती है उस परत पे क्यूटिकल अनुपस्थित होता है, और अधिचर्म की जो परत होती है इस अधिचर्म की परत पे मूलरोम पाए जाते हैं। नीट वाला क्वेश्चन है कि मूलरोम कैसे होते हैं, तो आपका आंसर है मूलरोम जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। अधिचर्म के नीचे की तरफ एक बहुकोशिकीय परत पाई जाती है जिसे हम वल्कुट कहते हैं। वल्कुट की सारी कोशिका मृदु ऊतक से बनी होती है, ऊपरी अधिचर्म के नीचे होती है। वल्कुट के अंदर की तरफ एक और परत पाई जाती है जिसे हम अंतःश्रम कहते हैं, जो वल्कुट का सबसे अंदर का स्तर होता है। इसके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। वल्कुट की जो कोशिकाएं, अंतःश्रम की जो कोशिकाएं होती है, इस पे एक पट्टिका पाई जाती है जो कि सुबेरिन से बनी होती है, मोम से बनी होती है, जो जल के लिए अपारगम्य है, जिसे हम कैस्पेरिन पट्टिका कहते हैं। थंब करते रहना अगर बात समझ में आती रहे तो। कैस्पेरिन पट्टिका जो होती है वो जल के लिए अपारगम्य होती है, मगर अंतःश्रम के अंदर कुछ परत ऐसी होती है जो जल के लिए पारगम्य होती है, जिसमें सुबेरिन की जो पट्टिका होती है, कैस्पेरिन पट्टिका, वो नहीं पाई जाती, जिसे हम मार्ग कोशिका कहते हैं। जल अंदर यहीं से ही आता है। अंदर की तरफ को जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं जो लगभग 4 तक होते हैं। आप काउंट कर सकते हो, 4 जाइलम है 4 फ्लोएम है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ लाल कलर से कोशिकाएं मिलती है, जिन कोशिकाओं को हम कंजक्टिव कोशिका कहते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में भरी हुई रहती है। बीच में पित्त पाया जाता है। जो पित्त होता है वो मध्य में स्थित होता है और कम विकसित होता है। ये होता है डायग्राम किसका, द्विबीजपत्री का। अगर आपको ये डायग्राम याद है तो मैं कह रहा हूं आप ये डायग्राम आसानी से बना लोगे, क्योंकि अगला जो डायग्राम है वो है एक बीजपत्री। बट उससे पहले कुछ बातें देखो। एनसीईआरटी में एक पॉइंट है कि पार्श्वीय मूल क्या होती है। पार्श्वीय मूल, नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि पार्श्वीय मूल क्या होती है। देखो क्या लिखा है, ऐसी जड़ जो परिरंभ से निकलती है। देखो ये येलो कलर का पार्ट है ना, यहां से अगर कोई जड़ निकलेगी तो इसे हम पार्श्वीय मूल कहेंगे। वाह सर, पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, जाइलम और फ्लोएम की जो संख्या होगी वो 2 से 4 होगी। आप देख सकते हो 1 2 3 4, 4 जाइलम और फ्लोएम है, 4 जाइलम और 4 फ्लोएम है। सर बहुत ही बढ़िया, सही बात है। अगला एक वर्ड देखोगे आप, स्टील, रंभ। रंभ क्या होता है, अंतःचर्म के अंदर जो भी कुछ होगा वो सारा रंभ होगा। अंतःचर्म के अंदर देखो क्या है, ये अंतःचर्म है पिंक वाला, इसके अंदर जो भी कुछ है वो रंभ है। क्या क्या पढ़ा तुमने इसके अंदर, देखो तुमने इसके अंदर पढ़ा परिरंभ, तुम इसके अंदर पढ़ा फ्लोएम, तुमने इसके अंदर पढ़ा जाइलम, तो इसमें अंदर कंजक्टिव ऊतक, तुमने इसके अंदर पढ़ा पित्त। देखो ये सारे के सारे, ये सारी की सारी चीज क्या होगी, रंभ होगी। नीट में सबसे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना जो द्विबीजपत्री जड़ होता है उसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि के बारे में मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा। एधा पाई जाती है। अभी तो बस इतनी सी बात याद रखो, कैम्बियम, बस इतनी सी बात, एधा पाई जाती है। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतनी बात याद रखनी है बस। चले आगे। अगर तुम्हें द्विबीजपत्री जड़ याद है तो दोस्तों एक बीजपत्री जड़ बोला था ना तुमसे, बस डायग्राम से तुम्हारी थ्योरी क्लियर कर दूंगा। अगर द्विबीजपत्री जड़ याद है तो देखो अभी एक बीजपत्री जड़ देखो बाहर की तरफ मूल रोम, एक कोशिकीय होते हैं, जल के अवशोषण का कार्य करते हैं, लिखा हुआ है मैंने द्विबीजपत्री में। भारी अधिचर्म, अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, क्यूटिकल अनुपस्थित होता है, इसके ऊपर एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं। सबसे भारी परत होती है, सुरक्षात्मक होती है, एकल स्तरीय होती है, ठीक है। वल्कुट मृदु ऊतक से बनी होती है, अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, अधिचर्म के नीचे पाई जाती है और बहुस्तरीय होती है। वल्कुट के सबसे अंदर वाला भाग जो होता है वो अंतःश्रम होता है। इसमें कैस्पेरिन पट्टिका नहीं बनाई, बनाओ तो बना लेना, कोई लोड नहीं है, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ी चीज देखो, अंदर की तरफ तो छोड़ो परिरंभ पाया जाता है, वो तो सब कुछ सेम है। अब सबसे बड़ी चीज देखो यहाँ पे जो नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बीजपत्री में जाइलम और फ्लोएम की संख्या 2 से 4 थी, मगर यहां पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से ज्यादा। इसे हम बोलते हैं आदि दारुक, पॉलीआर्क कंडीशन बोलते हैं। यानी कि जाइलम बंडलों की जो संख्या होगी वो 6 से ज्यादा होगी, बस, और कुछ भी नहीं है। पित्त जो होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि इसमें द्वितीयक वृद्धि होगी नहीं, तो पित्त बहुत बड़ी होगी, सुविकसित होगी। तो यहां पे ये वाले पॉइंट बस आपको याद रखना है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीआर्क कंडीशन। लिख देता हूं मैं, पॉलीआर्क। जाइलम की संख्या 6 से ज्यादा। मजा आ गया, बोला था ना डायग्राम से।
अब अगर ये डायग्राम याद है और ये डायग्राम याद है, ये वाला, ये डायग्राम चाहे ये डायग्राम मान लो, कुछ भी मान लो, ये डायग्राम और ये डायग्राम याद है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम क्या हो गया, अर्षित सर अब तो हमारा सारा काम ही क्लियर हो गया, क्या बात है, मजे आ गए, आ जाओ फिर। अगला फिर एक और हम बात करते हैं जिससे हम बोलते हैं द्विबीजपत्री तना, क्योंकि जब हम द्विबीजपत्री तना पढ़ेंगे फिर हमें एक बीजपत्री तना भी पढ़ना है, मगर हमेशा की तरह सेम बात, एक याद कर लो दूसरा फ्री, बाय वन गेट वन फ्री है। तो सर सच में इतना मैं बोल रहा हूं ना, बाय वन गेट वन फ्री। देखो सबसे पहले क्या है, बाहर की तरफ पाई जाएगी भारी अधिचर्म, एकल परत होगी, सुरक्षात्मक होगी, क्यूटिकल उपस्थित होगा और तना रोम भी पाए जाएंगे। याद रखना, जो जड़ के ऊपर रोम पाए जाते हैं उसे जड़ रोम कहते हैं, जो तने के ऊपर पाए जाते हैं वो तना रोम कहते हैं। जड़ में जो रोम पाए जाएंगे वो एक कोशिकीय होंगे, तना रोम बहुकोशिकीय होंगे। जड़ जो होंगे वो तो नॉर्मल होंगे, ये शाखित आपको मिल सकते हैं शाखाओं में, ठीक है। इसे हम एक नाम और बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्राइकोम। तो तने रोम का दूसरा नाम इंग्लिश में नाम क्या होता है, ट्राइकोम होता है, TRICHOME, ठीक है। ये होते हैं तनारोम जिसे हम ट्राइकोम कहते हैं, जो कि बहुकोशिकीय होता है। इसके ऊपर क्यूटिकल यानी कि मोम के समान परत फैलती है जो जल के लिए अपारगम्य होती है। अधिचर्म, अब यहां पे देखो तने में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अधिचर्म पे जस्ट नीचे की तरफ एक परत पाई जाती है, जिस परत को हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। यह अधिचर्म के नीचे होती है और कोलेनकाइमा से निर्मित होती है, यानी कि स्थूल कोणोत्तक से निर्मित। नीट में आने लायक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है डीसी, डी से हो गया डाइकॉट और सी से हो गया कोलेनकाइमा। तो आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि डाइकॉट में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा होती है, यानी कि स्थूल कोणोत्तक होती है, और ये केवल तने के बारे में बात की है, जो कि यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अंदर की तरफ वही वल्कुट की कोशिकाएं हैं, पता है आपको, एक से ज्यादा का स्तर होगा, हाइपोडर्मिस के नीचे होगी और मृदु ऊतक से बनी होगी। तुम विश्वास करोगे, मतलब मैं जब ये वाले डायग्राम पढ़ाता हूं ना, तो मुझे केवल और केवल थ्योरी कभी याद ही नहीं होते, मैंने केवल और केवल अपने दिमाग में डायग्राम ही फीड कर रखे। क्योंकि मेरे से अगर कोई पूछेगा कि कोलेनकाइमेटस किस में पाई जाती है, हाइपोडर्मिस, तो मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा। मुझे पता है डीसी, डी से डाइकॉट, सी से कोलेनकाइमेटस, तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए। देखो दोस्त, दो तरीके होते हैं बायोलॉजी पढ़ने के हमेशा। एक तरीका वो होता है जिसमें आप केवल और केवल रट्टाफिकेशन लेके आ जाओ, एक तरीका वो होता है जिसके अंदर आप रटो 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 रटो, बस रटो। एक तरीका वो होता है जो समझने वाला तरीका होता है। समझने वाला तरीका यानी कि डायग्राम। बायोलॉजी को थ्योरी से कभी नहीं पार कर सकता कोई भी। ये जो दुनिया बोलती है ना, देखो बेटा देखो, मैंने 100 पेज में कुछ चैप्टर करवाया, 200 में चैप्टर करवाया, बेटा 200 पेज पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है एनसीईआरटी के 10 पेज पढ़ ले, क्योंकि आएगा तो पेपर वहीं से ही। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी देखो, समझने की कोशिश करना। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको इतना कंसाइज वे में चीजें पढ़नी है कि आपका सारा काम भी हो जाए और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि आपकी कॉपी भर गई 10-15 और उसके बाद आप कह रहे हो नीट के एग्जाम से पहले भाई साहब उठाऊं नहीं उठाऊं। मजा तो बेटा नोट्स उसमें है जिसके अंदर नीट के एग्जाम से जस्ट 5-10 मिनट पहले भी आप अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, यूं ऐसे पलट पलट के। वाह मजा आ रहा है, सर डायग्राम से थ्योरी क्लियर हो रही है, ठीक है। इसके नीचे की तरफ अंतःचर्म पाई जाती है, जो कि नाल के आकार की वल्कुट की कोशिका के नीचे पाई जाती है। अंतःचर्म के नीचे की तरफ यहाँ पे बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, जिसे हम परिरंभ कहते हैं, जो अंतःचर्म के नीचे होती है। ये मृदुतक से भी निर्मित होती है और जो हरी वाली है वो दृढ़ोत्तक से निर्मित होती है, ठीक है। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ये येलो वाले जो है ये तो है फ्लोएम, अंदर वाले जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पिंक कलर से आपको संरचना और दिख रही होगी, इसे हम एधा बोलते हैं, जो कि द्वितीयक वृद्धि करने का काम करती है। यानी कि द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनाती है, ऐसा मान लो, उसे ही हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। क्लियर है। अंदर की तरफ बहुत सारे मृदु ऊतक की कोशिका बना होती है, जो कि मज्जा किरण यानी कि मेडुलरी रे बनाती है, यानी कि इधर उधर जल के परिवहन करने का कार्य करती है ये वाली कोशिका। बीच के अंदर पित्त पाया जाता है, जो कि मृदु ऊतक से निर्मित होता है। तो ये पूरी की पूरी जो संरचना होती है, ये संरचना किसकी है, ये संरचना है द्विबीजपत्री तने की। मगर अगर आपने द्विबीजपत्री तना यहां से कर लिया तो मैं कह रहा हूं अब आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि देखो ऐसे मिलती है, यानी कि अगर मैंने यहां पे देखो ये 2 बनाए हैं, अगर और भी लगे हुए देखोगे तो देखो ऐसे लगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिंग का आकार बन रहा है, रिंग एक अंगूठी का आकार बन रहा है। द्विबीजपत्री में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो एधा होती है वो एक ऐसे ही अंगूठी का निर्माण करती है, लिखा हुआ है रिंग का निर्माण करती है द्विबीजपत्री में। एक बीजपत्री में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब टेढ़े मेढ़े बैठे होते हैं इधर उधर। डायग्राम से थ्योरी देख लो, ये रहा। एक बीजपत्री में जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक देखो टेढ़े मेढ़े हैं, कोई रिंग बनी नहीं रही है, सब टेढ़े मेढ़े बैठे हुए हैं, कोई रिंग ही नहीं बन रही है। मगर यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर रिंग बन रही है द्विबीजपत्री में। ये देखने का बहुत अच्छा तरीका है। सर क्या बात है, मजा आ गया। यहाँ पे सब कुछ वही है, बाहरी अधिचर्म होता है, हाइपोडर्मिस होती है, मगर इसकी हाइपोडर्मिस बनी होती है दृढ़ोत्तक से। उसकी हाइपोडर्मिस किसकी थी, कोलेनकाइमा से, ये रही। अरे भाई
ये रही कोलेनकाइमस है। अबे क्या है कोलेनकाइमस है, ठीक है। इसकी स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ोत्तक से। यहाँ पे जो संवहन मंडल होते हैं वो उसको घेरने का काम कौन करती है? पूलाछद की कोशिका करती है, जो कि दृढ़ोत्तक से बनी होती है, मगर एक रिंग को फॉर्म नहीं करते ये, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम फैले हुए होते हैं, फैले हुए हैं, देखो यहाँ फैले हुए हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पे जाइलम की कुछ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम भी होते हैं। प्रोटोजाइलम वो होते हैं जो नए डेवलप होते हैं, मेटाजाइलम पुराने डेवलप होते हैं, तो ये प्रोटो और मेटाजाइलम होते हैं। यहाँ पे बलकुट की कोशिका है, सब कुछ सेम है, मगर यहाँ पे देखो कई सारे फर्क आपको देख रहे होंगे। अंत्यचर्म है ही नहीं, अरे सर क्या बात कर रहे हो, है ही नहीं अंतःचर्म, देखो। और जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतःचर्म थी, देखो ये रही अंतःचर्म, परिरंभ था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक बीजपत्री में कुछ भी नहीं है, केवल बलकुट की कोशिका के बाद सीधा का सीधा जाइलम और फ्लोएम है। यहाँ पे सब जगह बलकुट की कोशिका यानी कि आपको वही मिलेंगे बने हुए सब के सब। ये आपके एनसीईआरटी में 6 डायग्राम थे जो आपको पढ़ने थे। इन 6 डायग्राम को अगर आपने पढ़ लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इन 6 डायग्राम के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है अपनी एनसीईआरटी का, जिसे हम बोलते हैं रंध्र का डायग्राम। रंध्र जो होता है बेटा, ये जो रंध्र का डायग्राम मैंने अभी आपको आपके सामने दिखाया, ये रंध्र का डायग्राम किस चीज का है? ये है एग्जैक्टली एक बीजपत्री का डंबल के आकार का, याद आ गया। द्विबीजपत्री का सेम की फली के आकार का, बिल्कुल देखो लिखा हुआ है, एक बीजपत्री का डंबल के आकार का लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनते रहना, जरा ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो डंबल के आकार के जो होते हैं ना, इसे तो हम रक्षक कोशिका कहते हैं, गाढ़ कोशिका कहते हैं, रक्षक कोशिका। ये रही रक्षक कोशिकाओं के अंदर की तरफ बीच में जो स्थल पाया जाता है, इसे हम रंध्र कहते हैं। और साथ में यहाँ चारों तरफ जो नीली कलर की कोशिका आपको दिख रही है, इसे हम सहायक कोशिका कहते हैं। ये सहायक कोशिका रंध्र को खोलने और बंद करने में सहायता प्रदान करती है। अंदर की तरफ यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये पढ़हरित आपको दिखते हैं, हरित लवक दिखते हैं, हरित लवक, ठीक है। ये 3 चीज कौन कौन सी अर्षित है, कौन कौन सी, ध्यान से सुनना, 3 चीज कौन कौन सी? रंध्र, सहायक कोशिका और रक्षक कोशिका, ये सारी चीजें मिला के बनाती है रंध्री तंत्र। ये लिखा हुआ कहाँ गया, नहीं लिखा क्या, कोई बात नहीं, रंध्री तंत्र बोलते हैं। कोई अगर आपसे कहता है रंध्री तंत्र क्या होता है, तो याद रखना रंध्री तंत्र किसे कहते हैं, भूलना मत। रंध्री तंत्र, रंध्री तंत्र में 3 चीजें आएंगी, कौन कौन सी आएगी? पहला आएगा रंध्र, ठीक है, उसके बाद ये होगी रक्षक कोशिका, उसके बाद ये होगी सहायक कोशिका। रंध्र हमेशा अंदर से मोटे होते हैं, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, अंदर से मोटे हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रंध्र हमेशा खुले नहीं रहते, कभी कभी रंध्र बंद भी रहते हैं। तो अगर मान लो रंध्र बंद होंगे तो जल तो अंदर से प्रेशर लगाएगा निकलने के लिए, तो रंध्र फट सकते हैं। इसलिए रंध्र हमेशा अंदर से क्या होते हैं, मोटे पाए जाते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है रंध्री तंत्र, ठीक है। छिद्र स्टोमेटा ये बीच वाला, द्वार कोशिका ये येलो वाली, सहायक कोशिका ये वाली, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, रंध्री तंत्र बनाते हैं। बताओ पॉइंट क्लियर है? अगर तुमने ये सारा का सारा पढ़ लिया तो इसके बाद दोस्तों फिर अगली चीज आती है हमारे पास ऊतक तंत्र। अब तुम कहोगे हर्षित सर आपने बिल्कुल एंड में क्यों पढ़ाया? बताऊं, मैंने ये एंड में इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे बस आपको संवहनीय ऊतक तंत्र पढ़ाना है, बाकी दोनों तो आप पढ़ चुके हो। सर कैसे पढ़ चुके हो बताता हूं, और विश्वास करना अगला 2 मिनट अगर मेरी बात सुनोगे तो आज के बाद कभी नहीं पढ़ोगे ये दोनों। तो देखो ऊतक तंत्र क्या होते हैं, कई सारे ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं। 3 प्रकार के हो गए, पहला हो गया अधिचर्म, दूसरा हो गया संवहनीय, तीसरा हो गया भरण, ठीक है। अब सुनो अधिचर्म क्या है। जो भी चीज आपने तीनों डायग्राम में अधिचर्म में पढ़ी है वो सारा अधिचर्म ऊतक तंत्र है। सर आपके कहने का मतलब, यहां देखो तुमने मान लो सबसे पहले पढ़ी थी पत्ती, हाँ सर। अब पत्ती में जो भी चीज तुमने अधिचर्म पे पढ़ी है, क्या क्या पढ़ा है तुमने? देखो ऊपरी अधिचर्म अधिचर्म में, द्वार कोशिका अधिचर्म में, रंध्र अधिचर्म में, बुलिफर्म कोशिका अधिचर्म में, क्यूटिकल अधिचर्म में। वाह, पत्तियों में तो यही था, हाँ सर। यहां पे देखो मूलरोम अधिचर्म में, अब भारी अधिचर्म अधिचर्म में, बहुत बढ़िया। तनारोम अधिचर्म में। जो भी चीजें आपने पढ़ी है जो ऊपर की तरफ है सबसे बाहर है, वो सारी की सारी अधिचर्म ऊतक तंत्र का प्रकार है। देख लो जरा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, देखो ये लिख रखे सारे। सर हमें तो लग रहा था रटना पड़ेगा, नहीं बेटा यही तो बात है। तो जो भी बाह्य त्वचा तंत्र में वो सारी चीज अधिचर्म वाली आ जाएगी, अधिचर्म ऊतक तंत्र हो गया। सर वाह, तुम्हें बस एक ही चीज पढ़नी है यहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट आएंगे यहाँ पे। सर बताओ जरा, देखो जो संवहन ऊतक तंत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, मगर तुम्हारी एनसीईआरटी 2 लिखती है। तो देखो मैं कभी भी ज्यादा नहीं पढ़ाता, मुझे लगता है एनसीईआरटी में जितना आ सकता है उतना बढ़िया है। एक होता है अरिय, अरिय का मतलब रेडियस, अलग अलग त्रिज्या पर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, लिखा हुआ है सब।
मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखा हुआ है। अलग अलग त्रिज्या पर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ये अर्य कहलाता है। ठीक है, उदाहरण है जड़। ठीक है, संयुक्त में क्या होगा, दो प्रकार के होंगे, खुला और बंद। खुला वो होगी जिसमें एधा पाई जाएगी। एधा का मतलब कैम्बियम होता है, जो द्वितीयक वृद्धि करने का काम करता है। जो फ्लोएम की तरफ द्वितीयक फ्लोएम और जाइलम की तरफ द्वितीयक जाइलम निर्माण करेगा, वो होगा एधा। तो खुले का मतलब क्या है, गेट खुला है, इसका मतलब बाहर से कोई अंदर आ सकता है। खुले का मतलब नई कोशिका बनेगी दोनों तरफ, नई कोशिका बनेगी दोनों तरफ। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया खुला। बंद होगा, नई कोशिका बनेगी नहीं। तो ये जो बंद होता है, ये एक बीजपत्री तने में, एक बीजपत्री पर्ण में मिलता है। एक बीजपत्री में बंद मिलता है, एधा नहीं पाई जाती। तुमने कभी नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा कि घास का जो तना है वो ऐसा फूल के मोटा हो रहा है, नहीं। तुमने हमेशा देखा होगा पीपल का तना फूला हुआ है नीचे से, क्यों, एधा है, द्वितीयक वृद्धि हो रही है। डन है, पक्का। लास्ट में अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों भरण ऊतक तंत्र। आप कहोगे भरण ऊतक तंत्र क्या है अर्षित सर, ये नहीं पढ़ाओगे क्या? मैं क्या कह रहा हूं, अधिचर्म हो गया, हाँ। अधिचर्म के बाद अंदर की तरफ आपने पढ़ लिया संवहन ऊतक तंत्र, जाइलम फ्लोएम, हाँ। अब जितना भी बच रहा है ना, जितना भी जो तुमने पढ़ा है, जो बच रहा है, वो सारा भरण ऊतक तंत्र है। अधिचर्म और जाइलम और फ्लोएम छोड़ देना बस, अधिचर्म और जाइलम और फ्लोएम छोड़ देना बस। जो बचा हुआ है वो सारा भरण ऊतक तंत्र है। नाम देख लो, नाम देख लो, मजा आ जाए तो। लिखा भी हुआ है, संवहन ऊतक मतलब जाइलम फ्लोएम, अधिचर्म का मतलब जो ऊपर पाए जाते हैं, तो उसको छोड़ दो, जाइलम फ्लोएम छोड़ दो, जो तुम्हें लिखा हो पूरे डायग्राम में 6 में वो सारा यही है। बताओ क्या कहते हो? आशा करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहां तक सारा का सारा। बता दो भैया, मजा आ गया क्या पॉइंट्स में? ये बता दो बस, एक बार फटाफट से बता दो, मजा आ गया क्या? मजा आ गया। मैं देखो हमेशा बोलता हूं आपको, केवल और केवल दोस्त हमेशा और हमेशा चीजों में डायग्राम देखना है, आपको थ्योरी पे जाना ही नहीं है। ये डायग्राम है जो आपकी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये डायग्राम है जो आपको थ्योरी समझाएगा, ये डायग्राम है जो आपको सब कुछ क्लियर करेगा, ये डायग्राम है जिससे आप थ्योरी आप बच सकते हो, ये डायग्राम है जो आपसे ये कहेगा कि भैया मुझे पढ़ ले तू एक बार, तो फिर तुझे थ्योरी पढ़ने की जरूरत कभी भी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि जिस बच्चे ने नोट नहीं किया हो वो नोट करे, ये तुम्हारी इच्छा की बात है। तुम चाहो तो नोट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बस तुमसे एक चीज कहता हूं दोस्त, मैं इतनी बड़ी बड़ी बात तुमको नहीं फेंकूंगा, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, ऐसे पढ़ा दूंगा, देख लेना मजा आ जाएगा, फलाना ढिकाना नहीं। मैं विश्वास करना दोस्त, मेरे पास लगभग टचवुड मेरे पास 9 से 10 बैचेस हैं, मगर उन 10 बैचेस के बाद भी मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको भरपूर टाइम दूं। उसके बाद भी कोशिश ये करता हूं कैसे ना कैसे करके तो लाइव आपके पास आऊं ही आऊं। और मुझे ये लगता है कि ये बात तो आपने भी देख ली होगी कि इतना पढ़ने के बाद आपका खुद का मन करता होगा हर्षित सर यार आप कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं लगती है, हमें नहीं लगता आप किसी और चीज को देखो। मैं तो खुद भी ये कहता हूं, अगर तुमने ये चैप्टर मुझसे पढ़ा है तो तुम मेरे से अलावा किसी से पढ़ोगे, तुम मेरे से भी दोबारा नहीं पढ़ना चाहोगे। तुम कहोगे हर्षित सर हो गया यार, एक बार पढ़ लिया हमने, बस एक बार पढ़ लिया, अब हमें नहीं पढ़ना है। एक बार में विश्वास करो, बॉटनी में से फुल नंबर ऐसे आ सकते हैं, ऐसे। मगर तरीका देखो यार, देखो हर किसी की ताकत अलग अलग होती है ना। कुछ लड़के चीजों को सॉल्व करता है, कुछ शांति से करता है, कुछ लिखाता है, कुछ डायग्राम बनाता है। मतलब ये तो मैंने आपका प्रेस्क्रिप्शन चेंज कर दिया होगा। कई लोग कहते हैं हर्षित सर यार आप लिखवाते नहीं हो, मगर फिर बाद में कभी कोई देखता है तो यूं कहते हो यार हर्षित सर आप लिखवाते तो बहुत हो, मगर बस ये है कि आप थ्योरी को डायग्राम के साथ मर्ज कर देते हो। ये मर्ज कर दिया। आज एक काम करना, घर पे बैठना, एनसीईआरटी बाद में पढ़ना बिल्कुल, आज मगर 10 मिनट कहीं अटक जाओ तो बस ये लेक्चर देख लेना और यूं कह देना हर्षित सर मजा आ जाए, और मुझे बता देना कि हर्षित सर मजा आ गया। और स्कूल में तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बताओ कैसा चल रहा है बाकी सब? डायग्राम याद करना दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूं बस डायग्राम देखते रहना, सब कुछ मैंने लिख रखा है, सब कुछ है, कुछ चीज छूटी नहीं है, बस डायग्राम पे फोकस करते रहना, फोकस ऑन द डायग्राम। अगर डायग्राम देखते रहोगे तो थ्योरी को उड़ाते रहोगे, डायग्राम देखोगे तो कहोगे हर्षित सर हो गई थ्योरी। एक बार लेक्चर बस देख लेना। अगर तुम्हारा कभी भी कोई भी तुमसे यूं कहता है कि मेरे को टेस्ट लेना है इसी चैप्टर का पुष्पी पात्रों का शरीर, तो उससे कह देना बस मुझे 2 मिनट दे दे। 2 मिनट बहुत है तुमको डायग्राम देखना है, मैं 2 मिनट दो बस, उसके बाद कह दो आजा साइड में आजा चल,
डी सी याद रहेगा, डी से डाइकॉट, सी से कॉलन कायमा, कभी नहीं भूलोगे। द्विबीजपत्री की जो स्टेम होती है वो कॉलन कायमा की होती है, हाइपोडर्मिस। बताओ, पॉइंट मजा आ गया? पॉइंट बहुत शानदार है बेटा। वीडियो कॉल आपसे बोला था, टेक्निकल कुछ हमको बोल रखा है, टेक्निकल ग्लिच है, तो वीडियो कॉल अभी नहीं करें, तो इस वजह से वीडियो कॉल नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्लास हो सकता है माइट भी आपके पास थ्योरेटिकल आए, माइट भी, कोशिश करूंगा कि थ्योरेटिकल नहीं आए, मगर फिर भी थ्योरेटिकल आ जाती है तो उस पर चिल्लाना मत प्लीज। मत चिल्लाओगे ना? नहीं चिल्लाओगे ना? हाँ, चिल्लाना मत, ठीक है। और बताओ और कैसा चल रहा है? 12th क्लास का कैसा चल रहा है? सारा काम बढ़िया? 12th क्लास कैसे कर रहे हो तुम लोग? 12th में स्कूल का जो एग्जाम्स वगैरह है उसका हो गया काम? बढ़िया काम हो गया स्कूल्स के एग्जाम्स का? आपको यार मेरे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन और देने, मुझे याद है, होपफुली कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल सब्जेक्टिव भी दूंगा। अच्छा, हमारे 7 फरवरी से है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो और बताओ, और सब कैसा चल रहा है? और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? सब चीज बढ़िया चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बेटा देखो, मैं इस बैच में, किसी बैच की कुछ पूछ रहा है कोई, मैं उसमें क्यों नहीं हूं? बेटा सब जगह देखो मैं नहीं हो सकता ना, ये बात तुम भी जानते हो, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या कहता हूं, आपको लगता है जरूरत है तो आप देख लो, कोई भी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लगता है जरूरत नहीं है तो फिर मत देखो, ठीक है। लगे जरूरत है तो देखो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर लगे की जरूरत है, मान लो अब आपका कोशिका वाला चैप्टर अच्छे से हो रखा है, तुम फिर कोशिका 10 जगहों पे देख रहे हो तो वो गलत है। एक बार कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है, तुमको लगता है मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट, और तुम समझना, मेरे पास जितने टाइम के अकॉर्डिंग मैं रिवाइज करवा रहा हूं उतने टाइम के अकॉर्डिंग की बात करना। यूं नहीं अर्चित सर आपने तेज तेज करवा दिया, मैं डायग्राम से करवा रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे ये पता है जनवरी फरवरी मार्च तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं अब ताबड़तोड़। मैं तुम्हारा टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करने की कोशिश करता, मैं चाहता हूं एज सुन एज पॉसिबल तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, बस दैट्स इट, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको देने वाला हूं। वंदना मैंने बताया, अभी उसके बारे में बताया मैंने, आई थिंक आपने सुना होगा, ठीक है ठीक है भाई। तो बस इतनी सी बात याद रखना, मेरे ख्याल से एग्जाम्स के टाइम बहुत नजदीक आ रहे हैं, और अब आप खुद भी शॉर्टकट मत अपनाना, बस प्लीज अपने कॉन्सेप्ट आपके 12th क्लास के बन गए हैं तो उन कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं आप लोगों को पता होगा क्या ताबड़तोड़ बने हैं, ठीक है। और बोर्ड के एग्जाम्स भी हैं आपके, तो प्लीज उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, अच्छे से बस पढ़ते रहना, और बहुत ताबड़तोड़ तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में मुझे पता ही है, ठीक है भाई, डन। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और मजे है यार, मजे हैं, ठीक है। बस पढ़ते रहो, बायोलॉजी पढ़ते रहो, ठीक है। चले, एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं अब आपके, फटाफट से अब आपको एग्जाम देना है और बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और बताना मुझे बॉटनी कैसे लगी, कैसा चल रहा है स्कूल में। मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरा कभी कभी टाइम नहीं, मन नहीं लगता, तो मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच भाई, ठीक है, लव यू, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाँ तुम मेरी रह गई।